वेलकम बैक वंस अगेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अंतिम क्लास तक बच्चों अपनी बात कर रहे थे आवेश के संदर्भ में, और हमने कूलाम नियम को भी अच्छे से समझा था कि कब कूलाम का नियम प्रभावी होता है, क्या क्या उसकी विशेषताएं होती है और क्या क्या कूलाम नियम की बाउंडेशन होती है। आज अपने कूलाम नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे और जानेंगे कि पराविद्युत पदार्थ क्या होता है, और दो आवेशों के बीच में माध्यम भर दिया जाए या उनके बीच की दूरी को कम ज़्यादा कर दिया जाए तो विद्युत बल यानी कि कूलाम बल है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है। इन सभी तथ्यों को आज अपने जानने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों अपने बात कर लेते हैं कि पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं, पराविद्युतांक क्या होता है, एप्सिलॉन आर। पराविद्युत पदार्थ क्या होते हैं? कुचालक पदार्थों को ही पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है, जैसे रबर, प्लास्टिक, लकड़ी या अन्य कोई कुचालक पदार्थ, जैसे कि ये मार्कर हो गया, ये भी एक पराविद्युत पदार्थ है। तो कुचालक पदार्थों को ही पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है, और प्रत्येक पराविद्युत पदार्थ का अपना खुद का एक पराविद्युतांक होता है, फिक्स मान होता है। जैसे अपने बात करें हवा, तो हवा का जो पराविद्युतांक होता है वो 1 होता है। इसी प्रकार से अपने बात करें कांच की, तो कांच का पराविद्युतांक बच्चों 5 से 10 के बीच में वेरी रहता है। डिपेंड करता है कि कांच की क्वालिटी क्या है। फ्रेंटन कांच होता है, क्वार्ट्ज कांच होता है, कई प्रकार के कांच होते हैं, तो 5 से 10 के बीच में वो वेरी रहता है। इसी प्रकार से जल इंपॉर्टेंट राशि है, जल के लिए पराविद्युतांक होता है वो 80 होता है। इसी प्रकार से अपनी बात करें एम्बर की, तो एम्बर के लिए अप्रोक्सीमेट 2.8 होता है। इसी प्रकार से अपने बात करें किसी भी धातु के लिए, तो धातु के लिए जो पराविद्युतांक होता है वो अनंत होता है। तो ये कुछ एक राशियां हैं जिसमें से आपको हवा, जल और धातु, ये मोस्टली 3 सबसे ज़्यादा याद रखने हैं। सबसे कम पराविद्युतांक होगा हवा का, सबसे ज़्यादा पराविद्युतांक होगा धातु का। धातु का अनंत होता है, हवा का 1 होता है। इसी प्रकार से हवा के जो भी घटक है, जैसे कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, या फिर अपने ये थोड़ी बहुत मात्रा में हाइड्रोजन है, तो उन सभी का मान भी अप्रोक्सीमेट 1 होता है। 1.00 आगे समथिंग कुछ होता है, लेकिन उसको लगभग 1 ही माना जाता है। तो ध्यान रखना, हवा हो या हवा का कोई घटक हो, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन वगैरह वगैरह, उनका भी पराविद्युतांक लगभग 1 ही होता है, 1 ही माना जाता है। तो पराविद्युत पदार्थ किसे कहा? कुचालक पदार्थ क्या कहलाएंगे? पराविद्युत पदार्थ कहलाएंगे। तो इन पराविद्युत पदार्थों के कारण विद्युत बल कैसे प्रभावित होता है उसकी अपने बात कर ले। जैसे सपोज दैट कि अपने पास एक आवेश हो गया ये Q1, और कुछ दूरी पे दूसरा आवेश हो गया Q2, और दोनों के बीच की दूरी को मान लिया हमने R। यदि इन दो आवेशों के बीच में अपने किसी पराविद्युत पदार्थ को भर दें, तो ये पदार्थ भर देने पर दोनों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है, जो कूलाम बल है, वो किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो पहले पदार्थ नहीं भरा हुआ था, उस केस में निर्वात था, तो निर्वात की उपस्थिति में जो भी बल था उसका मान कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R² होता है। इस फॉर्मूले को कल अपने डेरिवेट किया था, कल अपने समझा था। माध्यम भर दिया, एक ऐसा माध्यम जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R है, तो माध्यम की उपस्थिति में जो बल बनेगा वो ये बनेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन का मान होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R, और यहाँ पे आ गया Q1 Q2 बटे R²। ये कंडीशन हो गई। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 1/एप्सिलॉन R है। एप्सिलॉन R को यदि आप एक बार छोड़ दो, या यूं कहें इसको आगे गुणा में मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ लगा दे 1/एप्सिलॉन R, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये जो ब्रैकेट के अंदर की राशि है ये ठीक वही है जो F निर्वात का मान है। तो यहाँ इस ब्रैकेट के स्थान पे आप क्या लिख सकते हो? F निर्वात लिख सकते हो। तो F मीडियम यानी कि F माध्यम बराबर क्या बन जाता है? F निर्वात बटे एप्सिलॉन R बन जाता है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट अपने सामने निकल के आ गया कि यदि अपने दो आवेशों के बीच में किसी पराविद्युत पदार्थ को भर दे जिसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R है,
तो माध्यम की उपस्थिति में या उस पदार्थ की उपस्थिति में जो भी बल होता है वो निर्वात की तुलना में 1/εr गुना कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के शॉर्ट एंड स्वीट बात ये हो गई कि दो आवेशों के बीच में आप किसी माध्यम को भर देते हो तो दोनों के मध्य जो भी विद्युत बल लगता है वो हमेशा कम हो जाता है। और कितना कम होता है? 1/εr गुना कम हो जाता है। और एप्सिलॉन r क्या है? पहरावितांक का किसी भी माध्यम का। 3 इंपॉर्टेंट राशियां होती है, एक तो होता है एप्सिलॉन, एक होता है एप्सिलॉन नोट और एक होता है एप्सिलॉन r। इन तीनों को जरा अच्छे से समझना कि कौन सी राशि किसको रिप्रेजेंट करती है। ये जो एप्सिलॉन है ये माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है। एप्सिलॉन नोट है वो क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। और एप्सिलॉन r क्या है? एप्सिलॉन r ये भी माध्यम की विद्युतशीलता है, लेकिन r रिलेटिव आपेक्षित, ये है वो आपेक्षित विद्युतशीलता है। कौन सी विद्युतशीलता होगा? ये आपेक्षित विद्युतशीलता होगा। और ये कौन सी विद्युतशीलता होगा? ये होती है निरपेक्ष विद्युतशीलता। और ये भी यहाँ पे क्या होता है? निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है। तो एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है, एप्सिलॉन नोट निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता होता है, और एप्सिलॉन r क्या होता है? माध्यम की आपेक्षित विद्युतशीलता होता है। ये तीनों फैक्टर आपको याद रखने हैं। और एप्सिलॉन का जो मान होता है वो एप्सिलॉन नोट इंटू एप्सिलॉन r, यानी कि इसका जो भी मान आएगा वो इन दोनों के गुणा के बराबर होगा। एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r के गुणनफल से एप्सिलॉन का मान निकल के आता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, 3 राशियां जिसको आप अलग से याद रखोगे। ये होती है निरपेक्ष और एप्सिलॉन r क्या होता है? आपेक्षित होता है। तो माध्यम भर दिया हमने, इसको अपने पहराविद्युतांक भी बोलते हैं। आपेक्षिक विद्युतशीलता है ना, ये पहराविद्युतांक हो गया माध्यम के लिए। ओके, ठीक है जी। तो माध्यम की उपस्थिति में जो भी बल लगा है वो क्या हो गया? 1/εr गुना हो गया। ये तो बात हो गई माध्यम की उपस्थिति की। अब ऐसा भी हो सकता है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी को कम ज्यादा कर दिया जाए। दूरी को कम ज्यादा करोगे तो विद्युत बल कैसे प्रभावित होगा उसकी बात भी कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई माध्यम नहीं भरा हुआ है, केवल निर्वात है, तो निर्वात की उपस्थिति में, जैसे अपने पास ये निर्वात वाला फॉर्मूला है, तो ये अपने पास निर्वात का फॉर्मूला है। अब यहाँ बीच में माध्यम नहीं भरा हुआ है, हम क्या करेंगे? इनके बीच की दूरी को कम ज्यादा करेंगे। पहले ये जो दूरी थी ना r, अब इसको मान लिया r', लेकिन इसका मान कितना मान लेंगे? मान लो दूरी आधी कर दी, पहले दूरी r थी, अब दूरी कितनी कर दी? r/2। तो r के स्थान पे क्या लिखोगे? r के स्थान पे आपको r/2 लिखना होगा। तो लगने वाला जो विद्युत बल है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये हो गया Q1 Q2। और r के स्थान पे क्या लिखोगे? r/2 स्क्वायर करोगे, बटे में 4 आएगा, इस 4 को आप ऊपर पहुंचा दो। तो जो भी बल है वो कितना गुना बढ़ गया? 4 गुना बढ़ गया। पहले यहाँ पे क्या था? 1 था, अब यहाँ पे क्या आ गया? 4 आ गया। तो दूरी को आधा करने पर जो भी विद्युत बल है वो कितना गुना बढ़ जाता है? वो 4 गुना बढ़ जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में मोस्टली देखने को मिलते हैं कि माध्यम की उपस्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है, दूरी कम ज्यादा कर दें तो क्या प्रभाव पड़ता है, दूरी को ठीक ठीक हमने आधा किया है, ऐसा हो सकता है कि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? दोनों के बीच की दूरी को दुगना कर दो तो भी r' का मान कितना मान लो? फिर 2r मान लो। तो यहाँ r के स्थान पे 2r लिखोगे तो f निर्वात का मान अपने पास कितना मिलेगा? अब कितना बन जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बटे r का मान 2r कर दे तो क्या बन जाता है? ये बन जाता है 4r स्क्वायर। तो मान है वो 1/4 गुना आ गया। कितना गुना? 1/4 गुना। तो दूरी को दुगना करोगे तो यहाँ पे मान है वो बल का 1/4 गुना, यानी कि 1/4 मान शेष रह जाता है। इंपॉर्टेंट बात, यदि आवेशों के बीच की दूरी को तो हमें नियत रखना है, लेकिन आवेशों के बीच में एक धातु की प्लेट रख दी जाए। किसकी प्लेट? धातु की प्लेट। तो लगने वाला बल कितना होगा? तो धातु की प्लेट रख दोगी तो फिर धातु की उपस्थिति में बल कितना बन जाता है? एप्सिलॉन, धातु एक माध्यम हो गया ना, तो सूत्र ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन r, और यहाँ पे होता है ये Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, ये सूत्र। एप्सिलॉन r का मान कितना करेंगे? एप्सिलॉन r का मान बच्चों में करना होगा इन्फिनिटी, बटे में आ गया इन्फिनिटी,
तो धातु के लिए जो बल का मान है वो बन जाएगा 0। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंपटीशन एग्जाम के लिए। धातु की प्लेट रख दी जाए तो प्रभावी बल का मान बताइए 0, अनंत, या 1/2 या 2 गुना, जो भी है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका सीधा सा आंसर कितना बन जाएगा? 0 बन जाएगा धातु की उपस्थिति में। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी विद्युत बल होता है वो 2 राशियों से चेंज होता है, एक तो माध्यम की उपस्थिति से और एक बीच की दूरी से। साथ में ये आवेश के कारण भी प्रभावित होता है कि आवेश को कम ज़्यादा कर दें या 2 गुना कर दें या 3 गुना कर दें तो कितना मान प्राप्त हो जाता है, उस चीज़ को भी आप इसी के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पहला विद्युतांक माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव और दोनों के बीच की दूरी या फिर आवेश को चेंज कर दिया जाए तो ये लगने वाला विद्युत बल किस प्रकार से चेंज होगा। साथ में आपको ये 3 मान भी याद रखने हैं। हवा के लिए पहला विद्युतांक 1 होता है, जल के लिए 80 होता है और धातु के लिए इन्फिनिटी होता है। सबसे कम हवा के लिए होता है और सबसे ज़्यादा धातु के लिए होता है। तो ये तो बात है कूलाम नियम की। अब अपने थोड़ा सा 1-2 न्यूमेरिकल की और बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास बच्चों क्वेश्चन ये बन जाता है कि अपने पास एक पदार्थ है, सपोज दैट ये पदार्थ अपने पास ए हो गया। इस ए पदार्थ से हमें लगातार कुछ एक इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन करवाना है। इलेक्ट्रॉन निष्कासित करवाएंगे और हमें इतने इलेक्ट्रॉन निष्कासित करवाने हैं कि इसके ऊपर आवेश 1 कूलाम आ जाए। पहले ये उदासीन था, इलेक्ट्रॉन निष्कासित होगा या इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेगा, जो भी कंडीशन होगी तो ये आवेशित होगा और आवेश कितना लेके आना है? 1 कूलाम। तो अपने लिए क्वेश्चन ये बनता है कि 1 कूलाम आवेश प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बतानी है। दूसरे शब्दों में ये सुन सकते हो या मान सकते हो कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फाइंड आउट करनी है। ये अपने सामने क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम में सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान बताइए। तो अपने पास क्या हो गया? आवेश कितना करना है हमें? 1 कूलाम। तो Q का बच्चों एक सूत्र होता है, ये हो गया। क्वांटीकृत नियम के अनुसार Q बराबर ±n ही होता है। हमें n का मान ज्ञात करना है। n बराबर क्या बनेगा? Q/E बन जाएगा। Q का मान 1 हो गया। E का मान कितना है? E 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये हो गया। तो यहाँ से जब आप n का मान निकालते हो, मान निकल के आएगा 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आंकड़ा आपको सीधा सा याद रखना है कि 1 कूलाम आवेश में 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये मान सीधा एग्जाम में पूछा जाता है। 1 कूलाम आवेश के तुल्य इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। साथ में एक क्वेश्चन यहाँ से और बोला जा सकता है कि मान लो अपने पास ये एक पदार्थ है ए, इस पदार्थ से प्रति सेकंड कितने समय में? 1 सेकंड में प्रति सेकंड 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निष्कासित होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो गए? 10⁻9। 10⁻9 कितना होता है? 1 के आगे 2 जीरो लगा लो, 9 जीरो। अब इसको गिन लो, इकाई दहाई सैकड़ा हजार करके। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में निकलते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के 1 कूलाम आवेश निकालना है। तो 1 कूलाम आवेश के निष्कासन में कितना समय लगेगा, ये आपको बताना है। ओके, तो यदि आप ऐसा निकाल सकते हो तो वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, एक बार निकालने की कोशिश कीजिए और वापस वीडियो को रिज्यूम करके फिर देखना। एक बार खुद से ट्राई जरूर करो। क्वेश्चन ये है कि 1 सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो 1 कूलाम आवेश निकालने के लिए कितना समय लगेगा। अब 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6, 2, 5 10⁻18 होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन निकालने, 1 कूलाम आवेश निकालो या फिर इतने इलेक्ट्रॉन निकालो, बात तो एक ही है क्योंकि 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई यहाँ से क्या होगा कि क्वेश्चन क्या घूम गया, 1 सेकंड में निष्कासित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10⁻9 है, तो इतने इलेक्ट्रॉनों के निष्कासन में कितना समय लगेगा, या यूं कह लो 10⁻9 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में 1 सेकंड लगता है, तो इतने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में कितना समय लगेगा। तो कैसे ज्ञात कर पाओगे कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में लगा समय 1 सेकंड, तो 1 इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में लगा समय 1/10⁻9 सेकंड। तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने? 1 कूलाम आवेश निकालना है ना, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो 6.25
2 5 10 की घात 18 निष्कासन में लगा समय। ये हो गया 6 2 5 10 की घात 18, और इसको ये तुम्हारे सेकंड में कैलकुलेट करोगे बच्चों, इसका मान निकल के आएगा लगभग 200 वर्ष। यानी कि इलेक्ट्रॉन के निष्कासन में कितना समय लगने वाला है? 200 वर्ष लगने वाला है। एक कूलम्ब आवेश अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है। यदि इस रेट से प्रति सेकंड इस रेट से इलेक्ट्रॉन का निष्कासन हो रहा है तो एक कूलम्ब आवेश को बाहर निकालने के लिए 200 वर्ष लग जाएंगे। तो एक कूलम्ब आवेश अपने आप में बहुत बड़ी राशि होती है। अतः आवेश को मोस्टली माइक्रो कूलम्ब में मेजर किया जाता है। तो अपने सिलेबस में जो आवेश चल रहा है वो माइक्रो कूलम्ब में ही आपको दिया हुआ मिलेगा, और 1 माइक्रो कूलम्ब बराबर 10 की पावर -6 कूलम्ब होता है। ओके, तो ये रामायण थी कि भाई एक कूलम्ब आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यदि इस रेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया जाए तो एक कूलम्ब आवेश को निष्कासित करवाने में कितना समय लग जाएगा। तो कितना समय लगेगा? लगभग 200 वर्ष। तो ये क्वेश्चन सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप अच्छे से याद रखोगे। इसी प्रकार अपने पास एक क्वेश्चन और आता है, अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमने लास्ट क्लास में देखा भी था थोड़ा बहुत, कि दो आवेश हैं या आवेश हैं वो गतिशील अवस्था में, 2 या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, आवेश गतिशील अवस्था में होते हैं तो उनके मध्य में विद्युत बल प्रभावी क्यों नहीं होता है। तो उसका आंसर आई थिंक आप लोगों को याद भी होगा, थोड़ा बहुत हमने लास्ट क्लास में जिक्र भी किया था कि आवेश यदि गतिशील अवस्था में होता है तो उन आवेशों के मध्य विद्युत बल प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि गतिशील अवस्था में आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने से चुंबकीय बल प्रभावी हो जाता है, और वह चुंबकीय बल विद्युत बल को प्रभावित करता है, और विद्युत बल का मान यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं किया जा सकता। यानी कि परिणामी जो मान निकल के आएगा विद्युत बल का वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही मान नहीं होगा। अतः गतिशील अवस्था में कभी भी विद्युत बल को आप यथार्थतापूर्वक ज्ञात नहीं कर सकते। तो फिर गतिशील अवस्था में आवेश तो हम करेंगे क्या? पहले उन आवेशों को एक स्थान पर रेस्ट की कंडीशन में मानोगे, विराम अवस्था में मानोगे, उनके बीच की निश्चित दूरी को काउंट करोगे, प्रभावी दूरी मानोगे, और रेस्ट की कंडीशन में विराम की अवस्था में ही दोनों आवेशों के मध्य आपको विद्युत बल ज्ञात करना होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि विराम की अवस्था में ही केवल और केवल कूलम्ब नियम प्रभावी होता है। ये कूलम्ब नियम की सबसे बड़ी बाउंडेशन होती है। तो बच्चों ये अपने पास थी रामायण कूलम्ब नियम की उसे संबंधित कुछ एक आंकड़े। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपने कूलम्ब बल के सदिश रूप को समझने वाले हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।